माँ जी, घर में शादी है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और कल रात से आदि का बुखार उतर नहीं रहा है। ऐसे में मैं उसे देखूं या रसोई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरभि की घबराहट से रेखा जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तू परेशान न हो, दोनों भाइयों से स्नेह रखने वाली उनकी मुंह बोली बहन है न, वही समीर की शादी संभालेगी। सुरभि समझ नहीं पाई तो कौतूहल बस पूछ बैठी, कौन माँ जी? क्या मैं जानती हूँ उन्हें? हाँ हाँ, रीमा को कौन नहीं जानता। तू भी पहचानती है उसे? अच्छा हाँ, रक्षाबंधन पर आई तो थी, मगर वह तो ससुराल में होगी ना। अरे नहीं, पिछले दिनों जब तू मायके में थी तभी उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। खैर फुर्सत ले से बतलाऊंगी, अभी जाकर मेरे पोते को संभाल। यह कहकर रेखा जी रीमा के पास रीमा के घर की ओर निकल पड़ी। रीमा पिता की बड़ी लाडली थी। पिता दिनेश लाल गांव के मुखिया थे और मां गृहिणी। उसका पूरा दिन अनाज खलिहान सहेजने व मजदूरों से काम लेने में निकलता था। तीन बड़े भाइयों की इकलौती बहन, उम्र में सबसे छोटी, जिसमें सबकी जान बसती थी। बड़े भाइयों और रीमा में उम्र में बहुत फासला था। दरअसल पिता अधेड़ हो चले थे, मगर बिटिया के शौक कारण ही उन्होंने पत्नी को एक बार फिर प्रस्तुति गृह का मार्ग दिखाया। रीमा का जन्म ईश्वर की असीम अनुकंपा लगी। घर गृहस्थी से उब चुके दंपति के घर आंगन में बेटी का खिलखिलाना जैसे किसी गरीबी को दिवाली पर बोनस मिलने जैसा था। बिटिया को पूरे समय अपनी नजरों के सामने रखते हुए खूब लाड लड़ाते। धीरे धीरे रीमा बड़ी होने लगी। भाइयों के साथ जब स्कूल पहुंचती तो मजाल था कि कोई उसके और आंख उठाकर भी देख ले। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। घर में काम काज के लिए भाभियां थी। स्कूल से आते ही रीमा बस्ता फेंक कर सो जाती, माँ या बाबा के जगाने पर ही जागती। इस तरह वह अल्हड़ किशोरी हाई स्कूल पास कर गई। जवान बिटिया को अकेली शहर पढ़ने भेजने से अच्छा उनका विवाह करना लगा और दिनेश लाल जी ने धूमधाम से एक सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह रचा दिया। मगर सोचा हुआ कब होता है। विवाह के महीने भी न बीते कि सब कुछ बदल गया। बदलाव प्रकृति का नियम है, मगर ऐसा क्रूर बदलाव पर तो रूह कांप जाती है। यही सब सोचती रेखा जी रीमा के आंगन जा पहुंची। रीमा के चेहरे पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी भीगी आंखें चुरा ली। विवाह के दिन वह कितना खुश थी। उसके सांवले सलोने चेहरे पर सोने के बड़े बड़े झुमके कैसे डोल रहे थे। लाल बनारसी साड़ी पहनकर जो लाल दुल्हनिया विदा हुई थी, वह आज एक अत्यंत दयनीय दिख रही थी। धुंधली आंखों में जो चेहरा नजर आया वह उस रूपसी से निकला अगला था। रेखा जी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहने लगी, रीमा मेरी प्यारी रीमा, सुन, तेरे समीर भाई की शादी है, मेहमान आने लगे हैं, थोड़ा संभाल देगी। भाभी का बच्चा छोटा है ना, उसे कुछ न किया जा रहा, इसलिए तुझे ये जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। हाँ काकी, क्यों नहीं, आजकल मेरा वक्त नहीं कटता, ऐसे भी घर में खटती ही रहती हूँ, वहाँ काम से काम आप सभी का स्नेह मिलेगा। उनकी बातों से निराशा साफ झलक रही थी, पर रेखा जी ने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। गांव का समाज बदलते परिवेश से अछूता थोड़े ही था। भाई तो वैसे भी अपने परिवार की फिक्र में जीते। माता पिता की भी एक उम्र ढलने के बाद अपनी मजबूरियां होती हैं। रीमा जो एक मास पहले तक दुनियादारी से अनजान थी, वह सहसा समझदार हो गई थी। जिसने कभी खुद पानी लेकर न पिया था, वह घर संभालना सीख गई थी। खैर अगले दिन सुबह जब रीमा घर आई तो सबसे पहले रेखा जी ने सुरभि को चाय बनाने के बहाने व्यस्त किया और उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। तुझे बुरा न लगे बेटी, इसलिए अब तक न पूछा था, सच सच बता कि क्या हुआ था। खुशी खुशी शादी कर जो दूल्हा संग ले गया, वह चंद दिनों में बदल कैसे गया, क्या बताऊं ताई। मैं तो जैसे घर में रहती थी वैसे ही रह रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि किससे क्या बात करूं, किससे नहीं। मेरे नंदोई मुझे अक्सर चिढ़ाते रहते। मुझे उनमें अपने भैया नजर आते थे। उस रोज घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। पूजा का सामान लेने जब अपने कमरे में आई तो मुझे अकेले देखकर उन्होंने पीछे से दबोच लिया। मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज पर जब राहुल कमरे में आए तो साथ ही ननद भी आ गई और फिर कहकर वह सुबकने लगी, बोल बच्चे क्या हुआ तेरे साथ। उसके आंसू सीने पर भार स्वरूप थी, जिसे हटाना जरूरी हो गया था। ननद चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो नंदोई ने मौके पर चौका लगाया। सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। राहुल बड़ी बहन की इज्जत करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाती, माजरा पूरा ही बदल चुका था। बहनोई के बहकावे में आ चुके राहुल सबके सामने उठपटांग बोलने लगे। तुमने समझने की कोशिश नहीं की, एक तरफ बहन की जिंदगी और दूसरी ओर मैं अकेली, उनकी भी क्या गलती है। वह मुझे जानते ही कितने थे। मेरे चरित्र पर लांछन लगा मुझे यहाँ भेज दिया और अपने परिवार को सहेज लिया। अब आप ही बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती थी।
अब होश आ रहा है तो आस पड़ोस को मदद कर मन लगा रही हूँ। घर वालों का इतना आसरा ही बहुत है कि रहने खाने की दिक्कत नहीं है। मन छोटा ना करो बेटी, और नई जिंदगी शुरू करो। जिससे तुम्हारी बात तक न सुनी उससे न्याय की उम्मीद बेकार है। जहाँ कद्र न हो वहाँ राह जाना ही क्यों। तुम अपने में मन लगा उसे ऐसा समझाकर, मगर उसकी दुख भरी बातें सुनकर शन रह गई थी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने नाजुक पली लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह भली प्रकार समझ गई कि रीमा ननद नंदोई के साजिश का शिकार हुई है। दोनों ने मिलकर रीमा का चरित्र पर लांछन लगाकर घर से बेघर कर दिया। यह दोष मायके वालों को अपनी इज्जत पर आंच लगी तो वे हाथ बांध कर बैठ गए। वैसे भी कोर्ट केस और पुलिस जायदाद दिला सकते थे, प्रेम नहीं। सच ही कहा गया है कि स्त्री का जीवन दूध के कटोरे सा होता है। दो बूंद नींबू का रस उसके अस्तित्व को खराब कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब